वेलकम टू नयन अल्टीमेट। आप लोगों का स्वागत है यहाँ पे दोस्तों। तो आज मैं यहाँ पे वैदिक सप्ताह का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ, और जो लोग ये पार्ट नहीं देखा है तो उसका मैं लिंक डाल दूँगा, वो लोग पार्ट फर्स्ट भी ज़रूर देखें। तो वैदिक सप्ताह जो था वो दो भागों में बांटा गया था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो कार्यकाल था 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच का समय है, और जिससे ऋग्वेद की जिससे जानकारी मिलती है उसे ऋग वैदिक काल कहते हैं। और अन्य जो तीनों वेद है, अरण्यक है, उपनिषद वगैरह से जिसकी जानकारी मिलती है उसे उत्तर वैदिक काल कहा गया है। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 BC टू 600 BC के बीच का समय है। तो आप लोगों का मैं यहाँ पे जो पार्ट 2 में आज वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की स्थिति के बारे में यहाँ पे बताऊँगा। तो आप लोग अगर नया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मैं आपका ये शुरू करने जा रहा हूँ। तो ऋग वैदिक काल का जो ये कार्यकाल है 1500 से लेके 1000 ईस्वी तक, तो इसको मैंने पिछला वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ पे आज हम इसकी सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। ऋग्वैदिक समाज जैसे पितृसत्तात्मक समाज था। ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन फिर भी यदि महिलाओं की सम्मान की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की सम्मान उतनी ही थी। ऐसा नहीं था कि पितृसत्तात्मक समाज होने के बावजूद महिलाओं की जो देख रेख में कमी आती थी। तो समाज में महिलाओं की स्थिति भी बहुत अच्छी थी, सम्मान प्राप्त था। और इसमें समाज की यदि छोटी इकाई की बात करें तो परिवार था, उसे कुल भी कहा जाता था, और इसका मुखिया पिता होते थे परिवार का, और उसे कुलप कहा जाता था। कुलप कहा जाता था। तो आप लोग कृपया इसका स्क्रीनशॉट भी चाहो तो ले सकते हो। तो सामाजिक इसमें समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं को सम्मान प्राप्त था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, और इसका मुखिया पिता होते थे, और इसे कुलप कहा जाता था। और सामाजिक स्थिति में यदि ऋग्वैदिक काल में देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था कर्म पे आधारित था। वर्ण व्यवस्था जो था वो कर्म पे आधारित था। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इसमें बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा इत्यादि का प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी, और दहेज जैसी कुप्रथा भी नहीं थी, जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, आप लोग लिख ले। दहेज जैसी कुप्रथा नहीं थी। और आर्य लोग जो थे वो मांसाहारी एवं शाकाहारी, मतलब दोनों तरह का भोजन किया करते थे। आर्य लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह का भोजन किया करते थे। और यदि ऋग्वैदिक काल में यदि शवों की बात करें जो मरने के बाद होता था, कभी अग्नि में, तो प्रायः मतलब हमेशा अग्नि में ही जलाया जाता था, लेकिन यदि कभी कभी ऐसा होता था कि दफनाया भी जाता था। और आर्य समाज में यदि विवाह की बात करें तो दो तरह का विवाह प्रचलित में था। एक तो आपका अनुलोम विवाह हो गया, जो कि अनुलोम विवाह, और दूसरा प्रतिलोम विवाह। मतलब आर्य समाज में दो तरह का विवाह प्रचलन में था ऋग्वैदिक काल में, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में यह था कि उच्च वर्ण का पुरुष होता था, पुरुष उच्च वर्ण का, और निम्न वर्ण की स्त्री होती थी। इसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। और प्रतिलोम विवाह ऐसा होता था जिसमें उच्च वर्ण की स्त्री होती थी और निम्न कुल या निम्न वर्ण का पुरुष होता था। तो ये इसकी सामाजिक स्थिति थी। तो ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति आप लोग कृपया उसको ध्यान से देखिए। समाज में जैसे सामाजिक पितृसत्तात्मक समाज थी, पितृसत्तात्मक समाज होने के बावजूद भी महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, दहेज प्रथा जैसे कुप्रथा भी नहीं था उस समय में, विधवा विवाह का प्रोत्साहन था। तो समाज देख सकते हैं आपकी कितना अच्छा ऋग्वैदिक काल का था, ऐसी समाज थी, कितना अच्छा समाज था। और यदि राजनीतिक स्थिति की बात करें तो राजनीति ऋग्वैदिक काल में कबीलाई व्यवस्था पे आधारित था, और कबीले का एक राजा हुआ करता था, एक ही राजा होता था जिसे गोप कहते थे। इम्पोर्टेंट है, जो लोग भी पीसीएस वगैरह की तैयारी करते वो लोग लिख ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीसीएस की दृष्टिकोण से, कि राजा को क्या कहा जाता था, तो गोप कहा जाता था। और ऋग्वैदिक कबीलों या कुलों के आधार पर कई संगठन थे, जैसे सभा, समिति, विदथ और गण थे। और बलि एक प्रकार का कर था, कर यानी कि टैक्स था। बलि एक प्रकार का टैक्स था। बलि एक प्रकार का टैक्स था जो राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर था। बलि के बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीसीएस वगैरह की जो लोग तैयारी करते उसके लिए। बलि एक प्रकार का कर था जो प्रजा अपनी स्वेच्छा से राजा को दिया करते थे, और राजा उसके बदले उसे सुरक्षा प्रदान करने का काम करते थे। और ऋग्वैदिक काल में
जो थी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी मौजूद थी, और साथ ही साथ गणतंत्र भी थी। तो राजनीतिक जीवन के बारे में मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ। ऋग वैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था, और कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा गया था। मैंने अभी बताया था कि इम्पोर्टेंट है, गोप कहा गया था। और ऋग वैदिक कबीलों या कुलों के आधार पर कई संगठन थे, जैसे सभा, समिति, विद्वत, गण इत्यादि। और बलि एक प्रकार का ऋग वैदिक समाज का एक स्वैच्छिक कर था जो राजा को दिया जाता था प्रजा के द्वारा, ताकि राजा उसकी सुरक्षा कर सके। और राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली भी मौजूद थी, साथ साथ कहीं कि गणतंत्र भी व्यवस्था था। अब हम आर्थिक स्थिति या आर्थिक जीवन के बारे में चलते हैं। ऋग वैदिक समाज की जो आर्थिक स्थिति थी, तो सबसे पहले तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि ये जो वैदिक सभ्यता है अपनी, वो ग्रामीण सभ्यता है। जो लोग भी सिंधु घाटी सभ्यता नहीं देखे हैं, कृपया उस वीडियो का पार्ट मैं प्ले लिस्ट में दे दिया हूँ, तो सिंधु घाटी का जो पार्ट है, 3 पार्ट में सिंधु घाटी का दिया, वो भी आप लोग देख ले तो अच्छा रहेगा इस टॉपिक को समझने में, क्योंकि लिंक हो जाएगा दोनों। और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। फिर से मैं बता देता हूँ, ऋग वैदिक समाज की जो आर्थिक स्थिति थी, वहाँ पे ग्रामीण सभ्यता थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था, पशु पाला करते थे। और कृषि गौण कार्य थी, यानी कि प्राथमिक पशुपालन का काम था और द्वितीय काम कृषि का था। व्यापार जो है वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा होता था, यानी कि अदला बदली किया जाता था। और घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। और गाय को क्या है, पवित्र माना गया है। गाय को पवित्र माना गया है, और गाय की हत्या करने वाले को मृत्युदंड या देश से बाहर निकाला जाता था, ऐसा ऋग वेदों में ऐसा बताया गया है। गाय के बारे में भी आप लोग लिख ले कि गाय को पवित्र पशु माना गया, इसे हत्या नहीं किया जाता था, और जो लोग करते थे उसको या तो मृत्युदंड दिया जाता था या उसे देश से निकालने का काम किया जाता था। और आयस एक शब्द है जिसकी पहचान तांबे या कांसे के रूप में की गई है। और ऋग वैदिक काल में लोग लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा के बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, जब आगे वाली पार्ट रहेगी तो उसमें। ऋग वैदिक काल में में लोहा का लोग परिचित नहीं थे। लोहा का ज्ञान लोगों को उत्तर वैदिक काल में आ गया। लगभग 1000 BC के आसपास, 1000 BC के आसपास लोहे का लोगों को जानकारी प्राप्त हुआ, वो तो मैं बताऊंगा ही। तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऋग वैदिक समाज की जो सामाजिक स्थिति है, जैसे समाज पितृसत्तात्मक था, महिलाओं की सम्मान प्राप्त था, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी, इसका मुखिया पिता होते थे और उसे कुलप कहा जाता था। वर्ण व्यवस्था कर्म पे आधारित था। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। दहेज प्रथा भी प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी। आर्य मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों तरह का भोजन किया करते थे। शवों को प्रायः अग्नि में जलाया जाता था, लेकिन कभी कभी दफनाया भी जाता था। आर्य समाज में 2 तरह की विवाह प्रचलित था। एक तो अनुलोम विवाह, एक हो गया आपका अनुलोम विवाह जिसमें पुरुष जो है उच्च कुल का होता था और स्त्री निम्न कुल की, और दूसरा प्रतिलोम विवाह जिसमें उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष होता था। और यदि राजनीतिक स्थिति की बात करें तो ऋग वैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। ऋग वैदिक कबीलों या कुलों के आधार पर कई संगठन थे, जैसे सभा, समिति, विद्वत, गण। बलि राजा को दिया जाने वाला एक प्रकार का स्वैच्छिक कर था। और राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली मौजूद थी, और साथ ही साथ गणतंत्र भी था। यदि आर्थिक स्थिति की बात करें ऋग वैदिक काल की, तो ग्रामीण सभ्यता थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन तथा कृषि गौण कार्य थी। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा हुआ करता था। और घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। और गाय भी था, और गाय की जो लोग हत्या करते थे या करने का प्रयास करते थे या घायल करते थे, उसे ऋग वैदिक समाज में मृत्युदंड या देश से बाहर निकाला जाता था। आयस शब्द का प्रयोग किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोग भी PCS वगैरह की तैयारी करते हैं तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और SSC वगैरह के एग्जाम में भी आ सकता है कि आयस शब्द का प्रयोग जिसका पहचान तांबे या कांसे के रूप में हुई है। और ऋग वैदिक काल में लोहे से लोग परिचित नहीं थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऋग वैदिक काल में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान लोगों के उत्तर वैदिक काल के अंत में हुआ है। जैसा कि अभी
हम लोगों ने सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन देखा, तो यहाँ पे अब धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ प्राचीन जो वस्तुओं के नाम है उस पर चर्चा करेंगे। और फिर हमारा ये जो ऋग वैदिक काल है वो ख़त्म होगा और आगे का नेक्स्ट वीडियो में उत्तर वैदिक काल आएगा। तो यहाँ पे मैं धार्मिक जीवन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ऋग्वेद में ऋग्वेद का जो धार्मिक जीवन था उस पर ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी इंद्रदेव को माना गया है, और जिसे पुरंदर कहा गया है, यानी कि जिसका अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। किला तोड़ने वाला। और इंद्र पर ऋग्वेद में 250 सूक्त है, यानी कि 250 सूक्त है। और ऋग्वेदिक काल में सोम को पेय पदार्थ देवता माना गया है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था ये। और ऋग्वेदिक काल में मूर्ति पूजा का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग कृपया नोट कर ले, एग्जामों में आ सकता है कि ऋग्वेदिक काल में मूर्ति पूजा का कहीं भी उल्लेख नहीं था। ऋग्वेदिक देवताओं में दूसरा स्थान, यानी कि पहला स्थान तो इंद्र माना गया है सबसे प्रतापी, और दूसरा स्थान इंद्र अग्नि का है, और अग्नि पर 200 सूक्त है लगभग। और तीसरा स्थान वरुण का है, जो कि जल देवता माना गया है, वरुण को तीसरा स्थान माना गया है। और ऋग्वेद में तो देखा जाए तो देवताओं के अस्तित्व को तो माना गया है, लेकिन देवियों के अस्तित्व का अभाव मिला करता है। तो एक बार आप लोग कृपया फिर से देख ले, ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी इंद्र देव को माना गया है, जिसे पुरंदर कहा गया, जिसका अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। और इंद्र पर 250 सूक्त है। और सोम को पेय पदार्थ का देवता माना गया है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। और ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। और ऋग्वैदिक देवताओं में दूसरा स्थान अग्नि का है, और अग्नि देवता पर लगभग 200 सूक्त है। और तीसरा स्थान वरुण का है, जो कि जल या समुद्र देवता या वर्षा देवता भी इसी को कहते हैं। वर्षा देवता आप लोग लिख ले, वर्षा देवता भी इसी को माना गया है। और ऋग्वेद अनेक देवताओं के अस्तित्व को माना गया है, लेकिन देवियों के अस्तित्व का अभाव मिला करता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ जो पुरानी वस्तुएं थी, जैसे बैलगाड़ी, कुआं, इस सब को पिछले ऋग्वैदिक काल में क्या कहा गया है, तो इसके बारे में चर्चा कराऊंगा, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग कृपया उसको ध्यान से समझने का काम करेंगे। जैसे प्राचीन नाम इस साइड दिया हुआ है और आधुनिक नाम इस साइड दिया हुआ है, तो साथ साथ आप लोग लिख ले अनस। अनस का आधुनिक नाम है बैलगाड़ी। अनस का आधुनिक नाम है बैलगाड़ी। प्राचीन नाम अनस था, आधुनिक नाम बैलगाड़ी। उर्दर, उर्दर का प्राचीन नाम उर्दर था, आधुनिक नाम हो गया अनाज मापने का पात्र, यानी कि अनाज मापने का जो पात्र था उसे ऋग्वैदिक काल में उर्दर कहा गया है। बैल, बैल को प्राचीन यानी कि ऋग्वैदिक काल में वृक्क कहा जाता था। अबल, कुआं, यानी अभी जो कुआं होता है हम लोगों का, उसे ऋग्वैदिक काल में अवल कहा जाता था। अवल, अवल, कुआं को अवल कहा जाता था। उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था। और हल की बनी नालियां को सीता कहा जाता था। और हल को सीर कहा जाता था। एक बार और आप लोग कृपया उसको देख ले। अनस, प्राचीन नाम अनस, आधुनिक नाम बैलगाड़ी। प्राचीन नाम उर्दर, आधुनिक नाम अनाज मापने का पात्र। प्राचीन नाम वृक्क, आधुनिक नाम बैल। प्राचीन नाम अवल, आधुनिक नाम कुआं। प्राचीन नाम उर्वरा, आधुनिक नाम उपजाऊ भूमि। प्राचीन नाम सीता, आधुनिक नाम हल बनाने की बनी नालियाँ, हल की बनी नालियाँ। प्राचीन नाम सिर, आधुनिक नाम हल। और यहाँ पे धार्मिक स्थिति भी मैं एक बार फिर से बता ही देता हूँ। ऋग्वैदिक काल में सबसे अधिक प्रतापी इंद्रदेव थे, जिन्हें पुरंदर कहा जाता है। इंद्र पर 250 सूक्त है। इंद्र का, पुरंदर का शाब्दिक अर्थ है किला तोड़ने वाला। सोम पेय पदार्थ का देवता माना गया है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। और ऋग्वेद काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। और ऋग्वैदिक देवताओं में दूसरा स्थान यानी कि पहला स्थान इंद्र का हुआ करता था, और इंद्र के बाद अग्नि का है, और अग्नि पे 200 सूक्त है लगभग। और तीसरा स्थान वरुण का है, जिसे जल देवता या वर्षा देवता भी कहा गया है। ऋग्वेद में अनेक देवताओं के अस्तित्व को तो माना गया है, लेकिन देवियों के अस्तित्व का अभाव मिलता है स्पष्ट। तो आप लोग कृपया इतना देख ले, वीडियो अगर समझ 1-2 बार जरूर देखें, जरूर समझ में आएगा। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि इतना देखने के बाद कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट जो 3rd पार्ट आएगा उसमें उत्तर वैदिक काल के बारे में हम चर्चा करेंगे।
तो आप लोग अगर नया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और सिंधु घाटी सप्ताह का भी पार्ट मैंने प्ले लिस्ट में दे दिया है, तो सब आप लोग देख ले। और अपना नोटबुक एक बार मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी बुक आपका जो हो, इतना देखने के बाद एक बार पढ़ ले, आपका ये चीज़ पक्का हो जाएगा, कभी नहीं भूल पाओगे। एक बार इसे देखे और एक बार फिर नोटबुक पढ़े तो आपका चीज़ पक्का हो जाएगा। फिर अपना नोट्स बना ले। तो धन्यवाद दोस्तों।